सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 12th ए की भाग 2 बुक का पोल साइंस में चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमें देखने के लिए मिल जाता है राजनीतिक फैसले और विकास। तो इसमें हमें पता चलता है उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार है। जब इस्पात की मांग बढ़ी तो निवेश करने की वजह से उड़ीसा अस्तित्व में आया। मतलब उड़ीसा में जो था लौह अयस्क का बहुत ज़्यादा भंडार है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स है इन सब चीज़ों की। तो बाहर के लोग इसको देख के अट्रैक्ट हुए तो इनका निवेश बढ़ा, तब जाके उड़ीसा अस्तित्व में आया। उड़ीसा पता चला कि लोगों को उड़ीसा जैसा भी कोई देश है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने इस मांग का फ़ायदा उठाना चाहा। फिर अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब जो उड़ीसा की राज्य सरकार थी उनको भी लालच आया कि जब हमारा देश इतना संपूर्ण है लौह अयस्क के इस्पात से, उनके इतने विशाल भंडार है और बाहर के इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको लालच आया इसी के ऊपर। फिर उन्होंने बाहर के जो इस्पात निर्माता थे उनके साथ एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किया, साइन किए। राज्य की सरकार को लग रहा था निवेश बढ़ने से रोजगार और पूंजी में भी बड़े स्तर पर वृद्धि होगी। अब राज्य सरकार को लालच तो आया ही था कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो उनको ये भी लगा था कि हमारे जो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, यानी कि हमारे यहाँ रोजगार की वृद्धि भी तेज दर से होने लग जाएगी और जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। लौह अयस्क के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के ज़्यादातर अविकसित इलाकों में है, खासकर आदिवासी बहुल जिलों में। मतलब लौह अयस्क के जो भंडार है ना, वो ज़्यादातर जितने भी हैं सारे के सारे रूरल एरियाज़ में, थोड़े गाँव टाइप में जहाँ पर आदिवासी वगैरह रहते हैं, वहाँ पर सारे लौह अयस्क के भंडार है। अब आदिवासियों को यह बात की चिंता हो गई कि अब वो लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्रीज लगा लेंगे, तो हम लोगों का तो घर उजड़ जाएगा, तो हमें पलायन करना पड़ जाएगा। पर्यावरणवादियों को इस बात की चिंता है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। अब पर्यावरणवादियों को इस बात की, मतलब जो पर्यावरण से कंसर्न रहते हैं, उनको इस बात की चिंता हुई कि जब यहाँ पे फैक्ट्रीज लग जाएंगी तो उसके धुएं से, उसके वेस्ट से जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो सबको अपनी अपनी चिंता हुई। केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि यदि अब केंद्र सरकार को लालच, तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पहले लालच आया था, लेकिन अब केंद्र सरकार मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी नीच हो जाएगी, ऐसे मना करने से उनकी थोड़ी इज्जत कम हो जाएगी बाकी देशों के आगे, और पूंजी निवेश में भी रुकावट आएगी, बाकी के देश भी फिर कतराएंगे इन्वेस्ट करते हुए। इस वजह से उनको भी डर लगा। दूसरा टॉपिक हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है राजनीतिक टकराव। राजनीतिक टकराव में क्या था? फैसले लेते हुए खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है। मतलब जो उसके स्पेशलिस्ट है, जो इकोनॉमी के स्पेशलिस्ट हैं, हम कोई भी समाज से रिलेटेड फैसला लेंगे तो उनसे हमें कंसर्न करना ज़रूरी है। पर्यावरणवादी हैं, उनसे भी कंसर्न करना ज़रूरी है। कोई भी पर्यावरण से रिलेटेड मसला है तो उनसे कंसर्न करना ज़रूरी है। तो इस वजह से राजनीतिक टकराव आए थे, क्योंकि उन्होंने बिना कंसर्न करे ही अपनी मर्जी से तय कर लिया था। लेकिन अंतिम निर्णय राजनीति का ही होना चाहिए। उन्होंने तय तो कर लिया था, क्योंकि राजनीति का ही अंतिम निर्णय होता है, पर उनमें थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता एक दूसरे की मंजूरी ना लेने की वजह से। जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए, क्योंकि वह ही आम जनता की भावनाओं को समझते हैं। जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सबकी बात देख कर चलते हैं, उनमें नॉलेज भी होती है, इस वजह से वो सही फैसला ले पाते हैं। अब इसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है ये पिंक बॉक्स में वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ। वामपंथ जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं, यानी कि जो गरीब तबके की, जो गरीब पिछड़े लोग होते हैं, उनके लिए जो बात खड़ी करते हैं, जो उनके लिए खड़े होते हैं, अपनी बात प्रेजेंट करते हैं, उनको वामपंथ बोलते हैं। और उनके लिए लाभ की जो नीतियाँ होती है, सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। उनके लाभ के लिए जो नीति होती है, ऐसी नीतियों के बारे में वो चर्चा भी करते हैं। और दूसरा होता है दक्षिणापंथी। दक्षिणापंथी भी बोल सकते हैं, दक्षिणापंथ भी बोल सकते हैं। इनके अनुसार अर्थव्यवस्था को गैर ज़रूरी, मतलब इनके अनुसार ये होता है कि सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना, खुले बाजार की नीति कर देनी है, जिससे खुली प्रतिस्पर्धा हो, यानी खुला कंपटीशन चले, बाजार उन्मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति होगी। इनका कहना यह है कि अगर तुम लोग ब्रेकेज नहीं लगाओगे बिल्कुल भी अर्थव्यवस्था में, मतलब हमारे को कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, जब भी जाके अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। आज़ादी के बाद लिए गए सारे, तो ये दक्षिणापंथी और वामपंथी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। आज़ादी के बाद लिए गए सारे फैसले आर्थिक विकास के एक मॉडल या एक विजन से बंधे हुए थे। मतलब जितने भी आर्थिक विकास से हमने अभी तक फैसले लिए थे हमारी सरकार ने, या फिर उड़ीसा की सरकार ने कहे तो वो सारे के सारे उनका एक नाम दे दिया गया था, या तो उसको एक विजन भी बोल सकते हैं या फिर एक मॉडल भी कह सकते हैं। सभी का ये मानना था कि भारत के विकास का अर्थ है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय। सबका यही मानना होता था कि भारत का विकास हो, आर्थिक समृद्धि हो और सबका सामाजिक न्याय भी हो। मतलब सब यही चाहते थे, सामाजिक न्याय रहना चाहिए भारत में एक तो, और ऊपर से आर्थिक विकास भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर्स कुछ ही लोगों के हाथ में रह जाए। और इस मामले को उद्योगपतियों, किसानों या व्यवसायियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। तो सरकार को इस मामले से प्रमुख भूमिका निभानी पड़ी। अगर वो सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे देते, यानी कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते उन सबके हाथ में दे देते, तो सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता। अब सरकार का कंट्रोल नहीं होता तो देश के भले के लिए सोचता कौन। अब तीसरा हम देख लेते हैं इसमें नीचे विकास की धारणाएं। विकास की धारणाओं में क्या था? विभिन्न तबकों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। अब जैसे सबके लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। अभी हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली में है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, हम थोड़ा प्रोग्रेस करने लग जाएंगे, हमारे लग्जरीज बढ़ने लग जाएंगी, तो हमारे लिए तो वही हमारा विकास होगा। पर जैसे गरीब लोग होते हैं, अगर उनके लिए छत आ जाएगी उनके सर पे, तो उनके लिए तो वो भी विकास है। ऐसे ही सबकी अलग अलग धारणाएं होती है विकास की। तो विभिन्न तबकों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए इस्पात संयंत्र लगाने की योजना बना रहे हैं उद्योगपति। अब जो उद्योगपति अपना योजना संयंत्र बनाने की सोच रहे हैं, अगर उनकी इंडस्ट्री स्टेबलाइज हो जाती है तो उनके लिए तो वही विकास है। पर जो वहाँ के आदिवासी हैं, अगर उनका घर रह जाता है, उनका घर बस जाता है, तो उनके लिए तो वो भी विकास है, जो कि इंडस्ट्रीज़ के लगने से उनका तो घर उजड़ ही जाएगा। तो सबके लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है।
और एक बात होती है कि विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देने लग जाते हैं लोग। अब ऐसा क्यों होता है, पश्चिम का ही हवाला क्यों देते हैं? विकास का अर्थ या ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ है, विकास का अर्थ होता है ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में मास्टर्स होना। और आधुनिक होने का मतलब पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना, जिसके जितना भी आधुनिक है ना वो पश्चिम देशों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इस वजह से बोलते हैं कि विकास की बात आते ही पश्चिम का सब हवाला देने लग जाता है, क्योंकि पश्चिम के जो देश है वो ज़्यादा ही डेवलप्ड है, वो ज़्यादा ही मॉडर्नाइज है। तो इस कारण जिसके लिए हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर हमें भी मॉडर्नाइज होना है तो हमें भी इसकी सारी प्रक्रिया से, हमें भी सारे इसकी प्रोसेस से निकलना होगा। जैसे पश्चिमी मुल्कों में पुरानी सामाजिक संरचना टूटी है, अब वो लोग मॉडर्न हो गए, तो उनकी सारी जितनी पुरानी संरचना थी, रीति रिवाज थी, सब टूटती चली गई है। अगर हम हो जाएंगे तो हमारी भी टूटती चल जाएगी। पूंजीवादी तथा उदारवाद का उदय हुआ है, और वहाँ पे जो है प्राइवेटाइजेशन बढ़ गई है, उदारवाद हुआ है वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का। वैसे ही बाकी देशों में भी होगा। जब हम मॉडर्न हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा, लग्जरीज बढ़ जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी। आधुनिकीकरण और समृद्धि भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची है। ये इन्होंने एक लाइन दी है कि आधुनिकीकरण जो है, आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाना है। तो ये वन वर्ड क्वेश्चंस में आ सकता है पॉइंट्स दे देके। तो ये 3 शब्द याद कर लेना। आधुनिकीकरण की समृद्धि का क्या है अर्थ? भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि। भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि पर्यायवाची दिए गए बस। आज़ादी के समय भारत के सामने विकास के 2 मॉडल थे। अब भारत के सामने विकास के 2 मॉडल तो थे। पहला कौन सा था? पहला था जो अमेरिका ने अपनाया था। अमेरिका ने कौन सा मॉडल अपनाया था? पहला था उदारवादी, जिसको हम पूंजीवादी भी कहते हैं मॉडल, जिसे यूरोप के भी कई हिस्सों सहित संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपनाया था। दूसरा कौन सा मॉडल था? समाजवादी, जिसे सोवियत संघ ने अपनाया था। सोवियत संघ ने अपनाया था समाजवादी। वैसे तो सोवियत संघ के रिश्ते बहुत अच्छे थे, किससे? इंडिया से, क्योंकि दोनों की एक जैसी सोच थी। जब 2 महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध चल रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग सोवियत संघ के मॉडल से बहुत अधिक प्रभावित हुए। अब सोवियत संघ और दूसरी जो शक्ति थी उनमें तो शीत युद्ध चल रहा था, जो 2 महाशक्तियाँ हमारी। तब उस टाइम जो थे भारत के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते जा रहे थे सोवियत संघ की इस वाली विचारधारा से। कौन सी विचारधारा से? समाजवादी मॉडल जो अपनाया था सोवियत संघ ने। भारत के कुछ बड़े बड़े नेता और कुछ बड़ी बड़ी पार्टियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी इनकी इस वाली मॉडल से, सोवियत संघ के मॉडल से। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, इनके कुछ प्रमुख नाम हैं जो अट्रैक्ट हुई थी सोवियत संघ की विचारधारा से। और कांग्रेस के नेहरू, ये इंपॉर्टेंट है, तक शामिल थे इसमें। अमेरिका के मॉडल से भी लोग प्रभावित थे, लेकिन थोड़े बहुत। जितने सोवियत संघ से प्रभावित थे इतने अमेरिका के मॉडल से कुछ बहुत कम ही प्रभावित थे। राष्ट्रवादी नेताओं की बात बिल्कुल साफ करती थी कि भारत की सरकार, आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकार से एकदम अलग होंगे। मतलब जैसे अंग्रेजी सरकार ने किया है, जैसे भी सरोकार उन्होंने किए हैं, भारत सरकार उससे बिल्कुल अलग करके दिखाएगी। उसी समय ये बात भी साफ हो गई कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। मतलब उस टाइम ये ही बात तय हो गई थी कि हम कुछ भी प्राइवेट हाथों में नहीं देंगे, सब कुछ सरकार का जिम्मा होगा, क्योंकि सरकार ही अपनी जनता के लिए सोच सकती है। अब कोई प्राइवेट होगा या कोई उद्योगपति होगा वो तो अपने बेनिफिट्स देखेगा, लेकिन सरकार को देखना ही पड़ेगा, जनता की गरीबी सरकार मिटा सकती है। इसके चलते नेताओं में आपसी बहस भी छिड़ी। कुछ उद्योगीकरण को उचित मानते थे, कुछ लोग कहते थे कि उद्योगीकरण बेस्ट है, और कुछ लोग कहते थे कि कृषि बेस्ट है। नज़र में कृषि का विकास करना, ग्रामीण गरीबी के दूर करना सर्वाधिक ज़रूरी था। कुछ लोग बोलते थे अगर हम कृषि का विकास कर देंगे तो सारा विकास खुद ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये वाला पेज, योजना आयोग क्या था? योजना आयोग की स्थापना हुई मार्च 1950 में हुई थी। स्थापना हुई थी इसकी मार्च 1950 में, ये रही डेट। योजना आयोग का मतलब क्या था? योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों अथवा दूसरे निकायों की तरह था। मतलब संविधान में जितने भी आयोग थे ये सबसे हटकर था, दूसरों की तरह नहीं था। जितने भी दूसरे तरीके के आयोग थे या फिर दूसरे निकाय थे उन सबसे अलग था। ये आयोग का सलाहकार की भूमिका निभाता था। ये जो आयोग था ना, ये एडवाइजर की भूमिका निभाता था सारे मंत्रिमंडल में। इसकी सिफारिश तभी प्रभावकारी हो पाती थी जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। बस इसमें भी एक लिमिटेशन थी कि जब सारे मंत्री मानेंगे जब जाके ये कामयाब हो पाएगा, वरना तो इसकी भी कोई बचती नहीं थी वैल्यू। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा, और मतलब नीति निर्देशक जो तत्व मिले थे उसके हिसाब से राज्य अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा कि 3 पॉइंट्स दिए गए हमें, ऐसे बनानी है उनको अपनी नीतियाँ कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका, यानी कि सभी को रोजगार, पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो। स्त्री और जो पुरुष हैं उन सबको बराबर आजीविका का साधन क्या हो, आजीविका के साधन प्राप्त हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि किसी से उससे सर्वसामान्य की भलाई हो। और थर्ड पॉइंट है हमारा, मतलब खा वाले में ये बोला है समुदाय में जितनी भी चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज, उनको सबको बांटा जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई पार्क है सोसाइटी में तो उसको सब मिलकर यूज़ करेंगे, कोई अकेला बरतेगा उसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एक आध जगह केंद्रित हो जाए और जनसामान्य की भलाई बाधित हो जाए। मतलब ऐसे हम लोग अर्थव्यवस्था के संचालन करेंगे, किसी एक के हाथ में ना रह जाए, सब कुछ सबको मिलना चाहिए। अगर किसी एक के हाथ में रह जाएगा तो जनसामान्य की जो भलाई होनी है, मतलब जो सबकी भलाई होनी है, वो तो बाधित हो ही जाएगी ना। और इसमें एक चीज़ ये भी दे रखी है कि ये जो योजना आयोग था इसको बदलकर नीति आयोग का नाम दे दिया गया था भारत सरकार द्वारा। 1 जनवरी 2015 को हुआ था ये। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है हमें नियोजन में क्या हुआ था। मतभेदों के बावजूद सभी एक बात फैसले पर सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता, सरकार इसके दखल करना जरूरी है। वही जो बात हमने पहले पढ़ी कि प्राइवेट हम कुछ भी नहीं देंगे, उद्योगपति के हाथों में या फिर बड़े लोग जो है हमारे उनके हाथों में कुछ नहीं देंगे, निजी हाथों में। तो जो भी करेगी सरकार का हाथ उसमें ज़रूर होना चाहिए।
सब इस बात पर सहमत थे चाहे कितने भी टकराव हुए। नियोजन के विचार को पुनर्निर्माण के लिए 1940-1950 के दशक में विश्वव्यापी स्तर पर समर्थन मिला। जो ये नियोजन होने वाला था हमारे यहाँ, इसका जो विचार आया था, इसको बहुत ज़्यादा विश्वव्यापी स्तर पर यानी कि ग्लोबल तरीके से इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था ग्लोबली। यूरोप महामंदी का शिकार होकर सीख ले चुका था और जापान और जर्मनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, परंतु उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली। यूरोप तो महामंदी छा गई थी यूरोप में, तो वो उसका शिकार होकर थोड़ी उसको अकल आ गई थी, और जापान जर्मनी का भी बहुत बुरा हाल हुआ था, उनका भी बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर से अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली थी। सोवियत संघ का भी 1930 से 1940 के दशक तक ऐसा ही हाल था। इसके बावजूद इन्हें शानदार आर्थिक, अब सोवियत संघ जो थी हमारी दूसरी महाशक्ति, इसका भी बहुत बुरा हाल हुआ था, पर इसने तो बहुत ही बढ़िया शानदार आर्थिक गति से प्रगति की थी इन्होंने, मतलब बहुत अच्छी शानदार आर्थिक प्रगति करके दिखाई थी इन्होंने बहुत कम टाइम में। हमारे अनुसार ये योजना आयोग कोई नया आविष्कार नहीं था, क्योंकि अब इसमें योजना आयोग में तो हमें ये बताया गया कि कुछ लोग कहते थे कि उद्योगपति मतलब सब कुछ वामपंथी जो थे और दक्षिणापंथी थे, सबकी अलग अलग विचारधारा थी। तो हमारे अनुसार तो यही हुआ ना कि योजना आयोग कोई नया आविष्कार नहीं था, और उद्योगपति या बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं थे कि नियोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह तो खुली अर्थव्यवस्था चाहते थे जहाँ सरकार का कोई अंकुश ना हो। अब नियोजन होगा तो सरकार तो अंकुश करेगी। और भारत में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कहा किसी ने, सब एग्री थे नियोजन के मामले में, जिसमें कि दक्षिणापंथी लोग चाहते थे कि सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, लेकिन फिर भी सब एग्री हो गए थे। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। अब 1944 में मतलब एक समूह इकट्ठा हो गया, एक तबका मतलब एक समूह इकट्ठा हो गया, एक ग्रुप लोगों का। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इन सब ने मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया। इनका जो ग्रुप बना था उद्योगपतियों का, इसको बोला गया बॉम्बे प्लान। वो चाहते थे कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश में क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। वे लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार भी इन्वेस्ट करे, और चाहे वामपंथी हो या दक्षिणापंथी, सभी चाहते थे देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। मतलब वामपंथी जो हमने पढ़ा, वामपंथी और दक्षिणापंथी सब चाहते थे कि नियोजित विकास की राह पर चले, मतलब उसकी पाथ पर चले। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। भारत जैसे ही आज़ाद हुआ वैसे ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। पहले इसका कोई इतना ज़्यादा मतलब फेमस तो हो रहा था विश्वव्यापी स्तर पर, लेकिन इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, लेकिन एकदम से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने। उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे वही इसके अध्यक्ष भी बने। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम। भारत के विकास के रास्ते को सुनिश्चित करने में इस संस्थान ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, और भारत को किस पाथ पर चलना है, कैसे कार्य करने हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अब इसमें आता है शुरुआती कदम, जो कि हमारा इस चैप्टर का मे बी लास्ट टॉपिक है। शुरुआती कदम, तो शुरुआती कदम में हम पढ़ना शुरू करेंगे। सोवियत संघ की तरह भारत ने 5 वर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। जैसे सोवियत संघ अपनी 5 ईयर्स प्लानिंग करती थी, ऐसे ही भारत ने भी सोचा हम भी 5 ईयर्स प्लानिंग करेंगे। 5 वर्षीय योजना, भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी। उन्होंने सोचा कि हम एक दस्तावेज तैयार करेंगे 5 सालों के लिए, उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। उसमें क्या होगा कि हमारा जितना बजट है और हमें कितना एक्सपेंडिचर करना है, उसमें ये सब लिखा होगा। इस योजना के अनुसार बजट 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। इन्होंने सोचा कि अब हम ये तो डिसाइड कर लेंगे कितना खर्च होगा, कितना है हमारे पास, बट इसको 2 पार्ट्स में बांटा भी, इन्होंने डिवाइड कर दिया। पहला जाएगा केंद्र सरकार और दूसरा जाएगा राज्य सरकार। एक हिस्सा गैर योजना व्यय, यानी कि गैर योजना जिसमें हमने कोई प्लानिंग ही नहीं कर रखी, उसमें व्यय हो ही जाता है, जैसे फंड्स देने पड़ गए कहीं पे, या फिर कुछ भी करना पड़ गया, एड देनी पड़ गई कहीं पे। दूसरा हिस्सा योजना व्यय, यहाँ पे यानी कि जहाँ पर प्लानिंग कर रखी है हमने, योजना जहाँ पर हमने पहले से ही बना रखी है कि हमें यहाँ पे पुल बनाना है, यहाँ पे हमें हॉस्पिटल बनाना है, या फिर हमें कहीं और कुछ करना है, तो यह हो गया योजना व्यय। और योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इन 5 वर्षों की अवधि में ही खर्च करना है, और जितना भी हमने प्लान किया है इसी के अकॉर्डिंग हमें खर्च भी करना है। ऐसा नहीं कि हमने बजट बनाया, हमने 50 करोड़ का और खर्च कर दिया हमने 80 करोड़, तो ये तो हमारे लिए हो जाएगा एक तरीके से लॉस। तो हमें एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग चलना है। 1951 में प्रथम 5 वर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ। 1951 में पहला मतलब हमारे यहाँ पर प्रथम 5 वर्षीय योजना का एक थोड़ा सा प्रारूप जारी हुआ। इस वर्ष नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी हुआ। इसका ओरिजिनल वो भी आ गया, इसका ओरिजिनल लेटर भी आ गया, जिससे बहुत सी बहसें भी चली और इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स भी हुई, जो कि हर टॉपिक पे होती ही होती है। और ये बहसें 1956 यानी दूसरी 5 वर्षीय योजना, पहली कब थी 1951 में, दूसरी कब आ गई 1956 में, ये चरम सीमा पर पहुंच गई, यानी काबू से बाहर। ये बहसें इतनी बढ़ती चली गई दूसरी जब हमारी 5 वर्षीय योजना है कि इसका कोई रोक ही नहीं सका। तीसरी योजना के समय तक भी ऐसा ही रहा। चौथी योजना जो कि 1966 में शुरू होनी थी वह मंद पड़ गई। अब जब इन पर इतनी ज़्यादा बहसें चल रही है, इस पर इतने ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, तो अब ये भी तो थोड़ा ठंडा पड़ गया, और इतने रिजल्ट इसके उस टाइम तक देखने के लिए भी नहीं मिल रहे थे। और उस टाइम आर्थिक महामंदी भी बहुत छा गई थी, बहुत ज़्यादा इंडिया में बुरा हाल था, मंद पड़ गई और भारत की गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ गया। तो सरकार ने 5 वर्षीय योजना का थोड़ा समय रोकने का फैसला किया। फिर सरकार ने सोचा कि हमें अब रोक देना चाहिए इसे, जब इसके इतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और हमारे पास कुछ है भी नहीं जो हम इन्वेस्ट करें या फिर हम कुछ भी करें। इस योजना की प्रक्रिया के चलने से बहुत सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, पर इन भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। इसके मतलब इससे जो थी हमारी नींव रखी गई थी आर्थिक विकास की। बहुत सारी आलोचनाएं सहनी पड़ी, हमने लोगों की बातें सहनी पड़ी, लेकिन एक जो थी आर्थिक विकास की बुनियादी नींव पड़ ही गई थी कि अब हमारा हो सकता था आर्थिक विकास। अब आते हैं हम प्रथम 5 वर्षीय योजना। ये देख लेना पिक्चर 10 ईयर्स की, 10 ईयर्स प्लानिंग, इस पे आ सकता है क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लेना, पीसी महालनोबिस, ये हमारी इकोनॉमी में भी है।
1956 में हुआ था ये, 1951 से 1956 में हुआ था। कोशिश देश की गरीबी के मकड़ जाल यानी कि मकड़े वाले जाल जो होता है निकालने की, जितनी भी गरीबी है हमारे देश की, जितने भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं उन सबको बाहर निकालने की, उस लाइन से यानी कि मकड़े के जाल से बाहर निकालने की। इसमें जुटे एक विशेषज्ञ KN राज, जिनका कहना था अगले दो दशकों तक भारत को चाल धीमी रखनी चाहिए। उनका कहना यह था कि हमें इतनी तेज़ नहीं भागना चाहिए, तेज़ विकास अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, तो अपना थोड़ा हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था, जिसके अंतर्गत बांध और सिंचाई में निवेश हुआ। इन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा इसमें इन्होंने वैल्यू दी किसको, कृषि को, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, हमारी प्राइमरी सेक्टर को। भाखड़ा नागल जैसे विशाल परियोजनाओं के लिए पूंजी एकत्र की, और जो हमारे डैम्स थे उनमें बहुत सारी पूंजी मतलब इन्होंने इन्वेस्ट करनी चाहिए। इसके योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया। इस योजना में जो था हमारा जो लैंड है उसके सुधार के लिए भी बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। इसे देश के विकास की बुनियादी चीज़ माना गया, और इसको माना गया बुनियादी मतलब जिससे बुनियाद रखी जाएगी देश की। प्लानर का मेन मोटिव राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना होता है। जो प्लानिंग करता है यानी कि प्लानिंग कमीशन जो होती है उनका क्या होता है, मेन मोटिव राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना, यानी कि हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाना। और ये सभी जब संभव है जब लोगों के खर्च आय से कम होंगे, और जब लोग एक्सपेंड करेंगे, सेव ज़्यादा करेंगे, ये नेशनल इनकम बढ़ना जब भी संभव है। और 1950 में ऐसा ही हुआ, परंतु बाद के दशकों में बचत में बहुत ही देखने को मिली, बहुत ही बचत कम देखने को मिली। लेकिन एक टाइम पे हुआ भी था कि सेव लोग ज़्यादा करने लग गए थे और एक्सपेंड कम, लेकिन बाद में फिर लोगों ने एक्सपेंड ज़्यादा करना शुरू कर दिया और सेव करना कम। उद्योगीकरण की तेज़ रफ्तार हुई भाई। सेकंड 5 ईयर प्लान में औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। अब सेकंड 5 ईयर प्लान में जो था ना, इंडस्ट्रीज़ को देखा जाने लगा। इस योजना को तैयार करने में PC महालनोबिस, ये जो हमने नाम पढ़ा है यहाँ पर, PC महालनोबिस का बहुत बड़ा हाथ था। ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ था ना, ये PC महालनोबिस की वजह से ही हुआ था। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन पहले में हमें क्या कहा था, आराम से चलिए। किसने कहा था हमें ये, आप कमेंट सेक्शन में बताना। KN करके नाम है उनका, मैं आगे नहीं बताऊंगी। धीरज, लेकिन इन योजनाओं की कोशिश थी तेज़ गति से बदलाव करना। अब PC महालनोबिस ने क्या कहा कि धीमी गति से नहीं चलो, तेज़ चलो। सरकार ने देसी उद्योग को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट ड्यूटी आयात पर, मतलब अपनी जो देश की उद्योग हैं, फैक्ट्रीज है, उनको अब कंपटीशन ना झेलना पड़े बाहर से, तो जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसे बढ़ा दिया। आयात पर भारी शुल्क, जिससे मतलब बाहर की चीज़ें आई ना, और आए तो महंगी बिके, तो लोग खरीदे ना और अपनी ही फैक्ट्री से ले, जिससे निजी और देसी छोटे उद्योगों को आय बढ़ने में मदद मिली। तो इससे प्रोटेक्शन मिल गई। जो अपनी देशी वो थी इंडस्ट्रीज़, तो वो और ज़्यादा प्रोग्रेस करने लग गई। इन अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे। मतलब ये जब उन्होंने किया ना, बाहर से ट्रेड को ही रोक दिया या फिर उस पर टैरिफ या फिर टैक्स वगैरह लगा दिए, तो हमें एक तो इंटरनल प्रोटेक्शन बहुत मिली, और ऊपर से हमारे यहाँ पे निवेश भी बढ़ा और आयात भी और हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े। दूसरी क्या थी, अब इसकी समस्याएं भी तो होंगी, कुछ हो उसमें समस्या ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसकी समस्या ये थी कि भारत प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बैकवर्ड था, बहुत पिछड़ा हुआ था भारत टेक्नोलॉजी के लिहाज से। और नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्चनी पड़ती है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ेगा। सभी लोगों को कृषि को दूर कर निवेश पर ज़्यादा आकर्षित हुए। सब लोग चाहते थे कि कृषि को हम दूर करते हैं, अब कृषि हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है नहीं हमारे लिए, अब हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। खाद्यान्न संकट की आशंका, अब सरकार को ये भी डर सताने लगा कि कृषि छोड़ देंगे लोग तो फिर फूड ग्रेन्स कहाँ से आएंगे, खाद्यान्न संकट आ जाएगा। कृषि और उद्योगों की संतुलन में लाने के लिए बहुत सी कठिनाइयाँ आई, फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तीसरी 5 ईयर प्लानिंग जब हुई तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से ज़्यादा अलग नहीं थी। जो तीसरा था उसमें इतना ज़्यादा बदलाव नहीं था, फर्स्ट से सेकंड में तो था बदलाव देखने लायक, लेकिन थर्ड में इतना नहीं था। लोगों का कहना था कि कृषि की जगह उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। लोग कहते थे कि मतलब अब छोड़ो प्राइमरी सेक्टर को, अब सेकेंडरी सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दो। कृषि आधारित उद्योगों की भी मांग हुई, जो कृषि आधारित यानी कि फिर बाद में हुई थोड़ी बहुत मांग कृषि आधारित उद्योगों की, जिससे कृषि चीज़ें आती हैं, रॉ मटेरियल वगैरह। जैसे कुमारप्पा, इसमें एक नाम दे रखा है, कुमारप्पा के बारे में दे रखा है, JC कुमारप्पा। असली नाम JC कर्नलिया, इकोनॉमिस्ट थे और CA, ये रहा इकोनॉमिस्ट थे। इनके मेन बता देती हूँ। CA थे, इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का रखा था, स्टडी इन इंग्लैंड, इन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई करी थी। अमेरिका महात्मा गांधी के अनुयायी थे और लेख इन्होंने लिखा था इकोनॉमिक ऑफ पैरानॉम, योजना आयोग के सदस्य भी थे ये कुमारप्पा, JC कुमारप्पा। विकेंद्रित नियोजन, ये जो दे रखा है हमें बॉक्स, इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने बोला है ज़रूरी नहीं है कि जो नियोजन होगा वो केंद्रीकृत होगा, मतलब केंद्र सरकार ही करेगी या फिर केंद्र द्वारा ही होगा। केरल में जो विकास हुआ था नियोजन के लिए जो चुना, उसे केरल मॉडल कहा जाता है। केरल में जो नियोजन चुना था ना विकास के लिए, इसको केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में स्वास्थ्य, भूमि सुधारों, सुरक्षा, साक्षरता मतलब लिटरेसी, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाएगा। इसमें मतलब सर्वसामान्य मतलब सभी के भले के लिए काम किया जाएगा। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है, मतलब केरल की जो है ना पर कैपिटा इनकम थोड़ी कम है, औद्योगिक आधार भी कमज़ोर है और मतलब इंडस्ट्रियल बेस भी थोड़ा उनका कमज़ोर है। इसके बाद भी केरल की साक्षरता 100% है, इसके बाद भी 100% लिटरेसी है वहाँ पे, मतलब इंडस्ट्रियल भी बेकार है उनकी और इनकम भी कम है, तब भी लिटरेसी ज़्यादा है। आयु भी बढ़ी है, मतलब उनके यहाँ जब स्वास्थ्य सुविधाएं बनाने का मॉडल जब उन्होंने अपनाया केरल मॉडल, तो उनके यहाँ आयु यानी कि जो लोगों की जीने की क्षमता होती है वो भी बढ़ी है। वरना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर में जन्म दर भी कम है, मतलब वहाँ पे पैदा होते ही बच्चे मरते बहुत कम है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मरते हैं। वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है, मतलब वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। 1987 से 1991 के बीच सरकार के नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया। ये ऐसे ये रेफरेंस के लिए ये लिखा हुआ, नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से अभियान चलाया।
किसने चलाया था? केरल सरकार ने चलाया था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ये क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा। मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगी, और ज़्यादा नोट्स चाहिए होंगे तो बता देना, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, मैं 2x पे कर देती हूँ इसे स्पीड, मैंने शायद थोड़ा आराम आराम से बोला है, और बाकी आपके हाथ में तो कंट्रोल्स है ही, तो आप अपने आप से एडजस्ट करो और मज़े करो।